हेलो स्टूडेंट्स, चलो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए पीवाईक्यू लेकर आऊंगी। तो क्लास 12th बायोलॉजी का पेपर है आपका। तो चलो फटाफट से अपनी बायोलॉजी के कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए जाएं। देखो सारा तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू को सॉल्व करने के लिए हम डिस्कशन मेथड मैंने यहाँ यूज़ किया है, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ आंसर की ही चर्चा नहीं करेंगे। आंसर से रिलेटेड आसपास के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे मैं उनको भी आपको कंप्लीट करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जो पीवाईक्यू के लिए लिया है सेशन के लिए, दैट इज 2022 का सेट 1 उठाया है। इसका सेक्शन 1 2 मार्क्स के हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है, दो फिलेरियोसिस इज नॉट फैटल बट द डिजीज इन ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसिडरेबल सफरिंग, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज एंड डिसेबिलिटीज। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी 2 हेलमिंथ वर्म्स causing the disease and state 2 chronic manifestations of filariasis। देखो सबसे पहले मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको बायोलॉजी में ना अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको लिखने का आर्ट होना चाहिए। लिखने का आर्ट मतलब आपको बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, आलतू फालतू नहीं लिखना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि पहले उसने एक स्टेटमेंट दे रखा है कि फिलेरियोसिस हालांकि बहुत खतरनाक नहीं है, इतना घातक नहीं है, लेकिन जो डिजीज है ह्यूमंस में उससे नुकसान बहुत होता है, सफरिंग बहुत होती है। ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, डिफॉर्मेशंस आ जाते हैं बॉडी में, एंड डिसेबिलिटीज, एबल कई चीज़ों को करने की एबिलिटी नहीं रहती है। ये तो एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के बेस्ड उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी 2 हेलमिंथ, यानी कि आपको कोई 2 हेलमिंथ के नाम बताने हैं, हेलमिंथ वर्म के, जो कि ये डिजीज कॉज करते हैं। तो आप सभी को पता है 2 हेलमिंथ के डिजीज, हेलमिंथ जो कॉज कर रहे हैं उनके नाम है वुचेरेरिया, बैंक्रॉफ्टाई, स्पेलिंग पे ध्यान देना, अगेन मैं कहूँगी, ठीक है, एंड वुचेरेरिया मलाई। ये हो गया आपका। देन उसने पूछा है कि स्टेट 2 क्रोनिक मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे क्रोनिक मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आपको फिलेरियोसिस है ना, उसके कुछ नहीं करना, सिम्टम्स लिखने हैं बस। तो क्रॉनिक मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, अच्छा क्रॉनिक लिखने, माइल्ड नहीं लिखने। अगेन फिर से मैं कहूँगी कि क्वेश्चन के एक वर्ड्स को ना ध्यान से पढ़ के आना, तभी आंसर करना। क्रॉनिक मैनिफेस्टेशन का मतलब हुआ कि ऐसे बहुत खतरनाक वाले। तो सबसे पहले तो ये आपका कहाँ पे असर करता है, आप सभी को पता है कि ये आपका बॉडी के लोअर पार्ट में असर करता है। अच्छा, लोअर पार्ट में भी आपके जो जेनाइटल्स होते हैं वहाँ पे, और उसकी वजह से, जेनाइटल की वजह से डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। जो लोअर बॉडी पार्ट में जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं सबसे ज़्यादा एडवर्सली वो अफेक्ट होती हैं, और वो बहुत स्वेल होके सूज के बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, लिम्फेटिक वेसल्स हैवी हो जाती हैं। तो लोअर लिम्स की लिम्फेटिक वेसल पहला क्रॉनिक मैनिफेस्टेशन हुआ, और दूसरा आप क्या लिखेंगे, जेनाइटल ऑर्गन्स में डिफॉर्मिटीज का आना। चलो तो ये तो हो गया हमारा 2 नंबर पक्के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इन्होंने कहा है कि कर्ड इज ईजियर टू डाइजेस्ट बाय ह्यूमन देन मिल्क। जो कर्ड है उसको ह्यूमन मिल्क से ज़्यादा अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो आपको कोई ऐसे 2 रीजंस बताने हैं जो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आपके 2 स्टेटमेंट, तो देखो जो कर्ड है, पहले तो आपको क्या लिखना है कि जो कर्ड है उसको कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पहले आप लिख देंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब वो करता क्या है जिसकी वजह से वो उसका जो मिल्क है वो सुपाच्य हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहला काम तो वो लैक्टिक एसिड सिक्रेट करता है। दूसरा काम क्या करता है, जो मिल्क प्रोटीन होता है वो प्रोटीन, आपको भी पता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के कंपैरेटिव हार्ड होता है डाइजेशन के लिए, फैट उससे भी ज़्यादा हार्ड है। तो वो क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, फुली नहीं करेगा, पार्शियली। अगर आप यहाँ पे पार्शियल नहीं लिख के आएंगे तो हो सकता है कि आप पूरे में से पूरे मार्क्स हो आपको 2 में से 2 मार्क्स नहीं दे ले। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन को देखें तो जो नेक्स्ट उन्होंने 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन दिया है वो हमारा आया है 8 से। इसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। A person suffering from AIDS dies of opportunistic infections, that is infections that could have been otherwise overcome। पहले तो समझिए कि इसका सेंटेंस का मतलब क्या है। ये कहना चाह रहा है कि एक पर्सन, किसी को एड्स हो गया है,
तो वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस वो होते हैं जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है, तो जो मौका परस्त जो बैक्टीरिया वायरस जो पैथोजेंस है ना वो बॉडी पे अटैक करते हैं और वो आपको दूसरी बीमारियां करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जुकाम में वैसे तो वायरस के थ्रू होता है, तो जुकाम में तो कोई दवाई असर नहीं करती, फिर हम क्यों लेते हैं? हम सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए लेते हैं, सो दैट कि कोई बैक्टीरिया वगैरह उस कंडीशन को और सीवियर ना करे। तो यही अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शंस, कि दूसरे इन्फेक्शियस एजेंट्स को मौका मिल रहा है आपकी बॉडी पे हमला करने का। तो बेसिकली देखिए होता क्या है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन 1 पूछा है इन्होंने, स्टेट द रीजन एज टू व्हाई एन HIV पेशेंट डाइज ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। तो कहता है कि आप ये बताइए कि एक HIV का पेशेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से कैसे मर जाता है। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से मरने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको लगेगा कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है। जो एड्स है, जिसका जो वायरस है HIV, वो आपकी सीधा की सीधा कहाँ अटैक करता है? T लिम्फोसाइट पे, ठीक है। T लिम्फोसाइट पे अटैक करने से वो आपकी जो हेल्पर T सेल है, T लिम्फोसाइट जो है आपकी, वो आपकी T लिम्फोसाइट्स आपकी 3 तरह की होती हैं, आप सभी को पता है, हेल्पर, सप्रेसर, ठीक है। देन उसके बाद वो क्या करता है, आपकी जो हेल्पर T लिम्फोसाइट्स हैं उनको किल करना चालू करता है, उन्हीं पे अटैक करता है, उन्हीं के जीन में जाके वो अपना जीनोम इंसर्ट करता है। तो इससे क्या होगा, जो मेन गार्ड है आपकी बॉडी का, अगर उस पर ही अटैक हो गया तो भाई इम्यूनिटी तो डेफिनेटली वीक होने वाली है ना। तो इससे क्या होगा, आप लिखेंगे कि डिक्रीज इन हेल्पर T सेल रिजल्टिंग इन वीकर इम्यूनिटी। चलिए अब इसी सीरीज में उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन दिया है, स्टेट द गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द वन बैक्टीरियम एंड वन पैरासाइट विच मेनली अटैक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स। कि अगर कोई बंदा किसी को एड्स है तो उसमें एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए और एक ऐसे पैरासाइट का नाम बताइए जो फटाफट से उसकी बॉडी पे अटैक करेगा, जैसे ही उसको मौका मिला और वो उसको फटाफट से झपट्टे में ले लेगा, ठीक है। तो भाई बैक्टीरिया आप लिखेंगे माइकोबैक्टीरियम, क्योंकि ये भी आपकी बुक में दे रखा है, गौर से देखेंगे तो पता चलेगा। और पैरासाइट आप लिखेंगे टॉक्सोप्लाज्मा, राइट। देन नेक्स्ट उसने पूछा है कि ये सिंपल क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ द वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट। की एड्स के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं और उसका फुल नेम क्या है। तो एड्स के लिए भाई आप क्या करते हैं, एड्स के लिए एलाइजा टेस्ट करते हैं, ELISA, याद आया एलाइजा टेस्ट। एलाइजा की फुल फॉर्म क्या हुई, इम्यूनोसॉर्बेंट लिंक्ड एसे। एलाइजा की फॉर्म क्या हुई आपकी, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बेसिकली ये एलाइजा टेस्ट मैं आपको बता दूं एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, और इसके अलावा एक और हम कर सकते हैं PCR टेस्ट। कोविड में भी PCR होता था, ठीक है, RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड PCR, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला क्यों करते हैं पता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का टेस्ट करने से ये देखते हैं कि कितनी बार पॉलीमराइजेशन, कितनी बार PCR के स्टेप्स लगाने के बाद आपका उसका कंटेंट कितना है। जितने ज़्यादा स्टेप्स के बाद उसका कंटेंट इतना होगा जो काउंटेबल होगा या जो थोड़ा परेशान करने वाला होगा, दैट मीन्स कि उसका इन्फेक्शियस एजेंट का कंटेंट उतना ही ज़्यादा PCR, मतलब आपके इन्फेक्शियस एजेंट की क्वांटिटी आपके बॉडी में अभी कम है। ये हो गया आपका। अच्छा, अब इसी में ही एक क्वेश्चन आया है, वो आया है आपका ऑल्टरनेट में। ये है कि इन स्पाइट ऑफ द स्टैच्यूटरी वार्निंग ऑन सिगरेट पैकेट अगेंस्ट स्मोकिंग। आपने सभी ने देखा होगा सिगरेट पे स्मोकिंग लिखा रहता है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड इट्स इंजूरियस अफेक्ट ऑन हेल्थ। स्मोकिंग इज स्टिल प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी। इन्यूमरेट 4 इम्पॉर्टेंट हेल्थ हजार्ड टू ए स्मोकर। मतलब आपको कुछ नहीं बताना है, सीधा सीधा ये बताना है कि भाई स्मोकिंग करने का आपका क्या क्या नुकसान
होंगे। तो देखो, स्मोकिंग करने से आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ने से क्या होगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है रादर देन O2। O2 ऑक्सीजन से कंपेयर करें तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जल्दी बाइंड होता है। तो इसका मतलब जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन है वो निकलने लगेगी और CO कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उसमें अटैच होने लगेगी, तो सर्कुलेशन उसी का होगा। ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी आपकी बॉडी में, सेल्स में, टिश्यूज में, राइट। देन सेकेंडली आप लिखेंगे कि ये तो सभी को पता है कि धूम्रपान सेवन कैंसर, वार्निंग्स में लिखा रहता है ना, आप लोग मूवीज देखने भी जाते हैं तो वहां भी एड्स वगैरह आते हैं। तो बस कैंसर इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ कैंसर्स लिख दीजिए। कैंसर कौन सा हो गया, आपका लंग कैंसर हो गया, आपका थ्रोट कैंसर हो जाएगा, आपका यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, ये सब। देन जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके ब्रोंकाइटिस में हमेशा स्वेलिंग टाइप का रहता है। ब्रोंकाइटिस उनको कॉमन उनका रहता है, ब्रोंकाइटिस, कोरोनरी CAD भी हो सकता है उनको, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, गैस्ट्रिक अल्सर्स उनके, और उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रेज रहेगा। और साथ में ब्लड प्रेशर रेज रहेगा तो हार्ट बीट बताओ ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी? ऑब्वियसली भाई हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर रेज है तो हार्ट बीट भी ज़्यादा ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 4th नंबर का क्वेश्चन में उन्होंने एक डायग्राम बता रखा है। स्टडी ऑफ द गिवन डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट A and B, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। मैंने एक बायोगैस पे एक बहुत छोटा सा वीडियो बना रखा है और उसको मैंने डायग्राम से ही समझा रखा है। मैं आपको ज़्यादातर अपने वीडियोस आप देखेंगे ना, कभी बहुत ज़्यादा लंबे नहीं बनाती हूँ और सिर्फ पिन पॉइंटेड वही आपको चीज़ बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप वहाँ देखेंगे ना तो इसका आंसर सीधा सीधा आपको मेरे उसी से मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूंगी, ये वाला वीडियो, एक बार आप उसे देख के जाइएगा। कुछ नहीं किया है उन्होंने, एक बायोगैस प्लांट का डायग्राम बताया है और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करने को बोला है और उन्होंने बस ये बोला है कि भाई विच वन ऑफ द 2 बायोगैस प्लांट कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग गैस फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, गिव सूटेबल रीजंस। कि भाई एक जो बायोगैस प्लांट है उसमें उन्होंने ह्यूमन एक्सक्रीट्रा की स्लरी डाली है, ठीक है, एक में तो ह्यूमन का एक्सक्रीट्रा डाला है स्लरी की फॉर्म में, और दूसरे वाले में उन्होंने डाला है डंग मतलब काऊ डंग, ठीक है। तो और बाकी का दोनों में कॉमन है। तो अब आप वो जो सवाल पूछा है अब आपको उस पर फोकस करना है। वो आपको क्या पूछ रहा है आपसे कि इन दोनों में से कौन सा फ्यूल के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़्यादा अच्छा है और क्यों अच्छा है, अपना आंसर बताइए। तो जो फ्यूल के लिए अच्छा है ना, वो फ्यूल के लिए तो आपका डंग वाला बहुत अच्छा है, ठीक है, बिकॉज बायोगैस प्लांट ए जो है वो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ह्यूमन एक्सक्रीट्रा से बेटर है डंग वाला, क्योंकि हम जो डंग की स्लरी लेते हैं, बिकॉज जो काऊ डंग होता है ना, मेन देखिए बायोगैस में मैंने आपको उसमें भी समझाया हुआ है छोटे से वीडियो में, बायोगैस प्लांट में मेन मीथेनोजन बैक्टीरिया की एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मीथेनोजेनेसिस जब होगा तभी तो मीथेन गैस बनेगी भाई। ह्यूमन का जो एक्सक्रीट्रा लिया है वो छोटी सी गलती की है उन्होंने, पूरा का बायोगैस का प्लांट ए और बी पिक्चर बनाई हुई है, सब कुछ सेम है, सिर्फ जो स्लरी है एक में लिखा हुआ है डंग और एक में लिखा हुआ है ह्यूमन एक्सक्रीट्रा। तो ह्यूमन एक्सक्रीट्रा पे मीथेनोजेनेसिस नहीं कारगर होगा, ठीक है। तो आपको मीथेनोजेनेसिस के लिए जो मीथेनोजन होते हैं वो काऊ डंग में ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि एनारोबिकली ग्रो करेंगे और उनको कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट का सोर्स चाहिए, सेल्यूलोसिक मटेरियल चाहिए, सेल्यूलोस का। अब काउज वगैरह तो आपको पता है ना क्या खाती हैं, ग्रास वगैरह, तो सेल्यूलोस होता है ना, रूमिनेंट्स है ना भाई, तो इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बहुत अच्छे से रिलीज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगेन। Explain the 2 physiological attributes which enable a kangaroo rat to survive in desert condition। यहाँ पे ना आपको डिफरेंट अपने जो 11th का भी पढ़ा है थोड़ा सा उसको याद करना पड़ेगा, और जो 12th में ये आपका इकोलॉजी वाले से, एडेप्टेशंस वाले से आपके आया है, लेकिन ये थोड़ा सा ना डायरेक्ट नहीं है क्वेश्चन, आपको बुक में नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए। ज़्यादातर आप देखेंगे ना
कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो लगेगा अरे ये तो पढ़ा ही नहीं है मैंने। तो आप क्या लिख सकते हैं, कैंगरू रैट में सबसे ज़्यादा, यानी कि आपको डेजर्ट में रह रहा है, यानी कि दैट मीन्स कि जब वो उसका जो यूरिन पास आउट होगा उसमें वाटर की क्वांटिटी कम हुई, यानी कि उसकी बॉडी से वाटर लॉस नहीं होना चाहिए। तो एक सिंपल सा आप एक ये भी लिख सकते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास आउट करता है। अब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास आउट करेगा तो अगर आपको हेनलेज लूप यानी कि उसमें ज़्यादा बड़ा होगा ना, आपको पता है जैसे कि कैमल, तो बस कैमल वाले चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपना जवाब लिख देना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसमें जैसे कि कैमल में होता है ना, उसका जो हम्प होता है उसमें बहुत सारा फैट होता है, उसको फैट को बर्न करके वो वाटर रिलीज कर लेता है बॉडी में। इन द सेम वे यहाँ भी इसकी कैंगरू रैट की बॉडी में भी क्या होगा, इंटरनली फैट का ऑक्सीडेशन होगा, और इंटरनली फैट का ऑक्सीडेशन होने से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, तो वो अपनी वाटर को और जितनी भी उसकी कमी है उसको रिप्लेनिश कर लेगा। तो ये हमारा हो गया। देन नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने ना ग्राफ का दिया हुआ है, एक ट्रॉपिकल रीजन का ग्राफ और एक टेम्परेट रीजन के ग्राफ में सोलर रेडिएशन। तो ये आपके डिलीटेड है, ए बायोटिक कंपोनेंट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से, तो इस पे आपको फोकस नहीं करना है। आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में बायोटिक एलिमेंट एंड इंटरेक्शन से ही करना है आपको। अब इसका और में करके एक बी पार्ट भी दिया हुआ है, वो आपके रिलेटेड है बिकॉज वो बायोटिक कम्युनिटी से है और वो इंटरेक्शन से है। क्वेश्चन है कि व्हेन प्रिकली पियर कैक्टस was introduced into Australia in early 1920s। ये तो एज इट इज भाई आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, गौर से देखोगे तो वहां मिल जाएगी। इट कॉज हैवक एंड इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी by achieving very high population densities। Explain the reason for its rapid spread into millions of hectares of rangeland। मतलब वो आपको कह रहा है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि जो कैक्टस है प्रिकली पियर, वो फटाफट से आपका इतना ग्रो किया कि उसने तबाही मचा दी, रैपिड हैवक कर दिया। अब डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका ना इंटरेक्शन, बायोटिक कम्युनिटीज के बीच डिफरेंट इंटरेक्शंस के है, इसका छोटा सा एक आंसर है, प्रे और प्रेडेशन के ऊपर जाएगी कहानी। देखो अगर कहीं लायन है ही नहीं तो डियर के तो बल्ले बल्ले है ना, मौज ही मौज है, डियर तो खूब आराम से सर्वाइव करेगा। तो बस बिकॉज उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, इसलिए वो आराम से बढ़ता गया और अपने मनमानी करता गया और रैपिड हैवक, खूब सारी तबाही मचा दी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतना बड़ा है, कभी भी आप ये मत सोचना है एग्जाम में कि क्वेश्चन इतना बड़ा है तो भाई आंसर भी मैं बड़ा ही लिखूं। आंसर पिन पॉइंटेड लिखिए, वही लिखिए जो पूछना चाह रहा है। फालतू का लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, एग्जैक्ट लिखने से नंबर मिलेंगे। अब वो कह रहा है कि स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रे एंड प्रेडेटर इन अ रिलेशनशिप इन अ हैबिटेट। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर ना आपको क्या होगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। वैसे तो आप सभी पढ़ के जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल अननोन है आप लोग, तो थोड़े से कुछ चीज़ों में दिमाग लगाएंगे तो आपको कुछ के आंसर ना नीचे ही मिल जाएंगे या कहीं और इधर उधर मिल जाते हैं। एक्चुअली जो प्रेडेटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, वो उनको खाते हैं, देन उसको भी खाने वाला कोई और कंज्यूमर होगा टॉप पे। तो इससे एनर्जी का जो फ्लो है ना एक इकोसिस्टम में वो बना रहता है, यानी कि वो एक एनर्जी इकोसिस्टम में एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल रहेगी, और पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी एंड देन प्रे की जो स्पीशीज है उसके अंदर भी कंपटीशन कम रहेगा। क्योंकि कंपटीशन कब ज्यादा होता है भाई, आप सपोज आपने कुछ स्टार्टअप किया, अब उस स्टार्टअप में आपके बहुत ज़्यादा लोगों ने वैसी सिमिलर काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी बेनिफिट्स मिलेंगे। अब मालूम चला कि आप जिस चीज़ में गए उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग वेंचर कर रहे हैं, तो आपको तो कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा ना। तो जब प्रे की पॉपुलेशन चेक होगी तो ऑलरेडी क्या होगा, जो कंपटीशन है वो भी कम हो जाएगा। फिर उसमें आपको बताना है कि प्रे प्रेडेटर में कि प्रे भी बहुत स्मार्ट होता है,
उसके पास वो टेक्निक्स होती हैं कि उसे प्रेडेटर से कैसे बचना है। एंड एट द सेम टाइम प्रेडेटर भी इतना फुलिश नहीं है, प्रेडेटर भी बहुत स्मार्ट है, उसके पास भी वो एडवांटेज है कि उसको प्रे को कैसे उसका शिकार करना है। तो ये सब यानी दैट मीन्स कि दोनों बहुत ही प्रूडेंट हैं, दोनों ही चालाक हैं। जैसे कि अब आपका मैं बताऊं यहाँ पर, तो आप मुझे बताइए कि जब अगर लायन और डियर की, चलो लायन एंड डियर की बात हम कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो टाइगर वगैरह हैं, तो टाइगर के स्ट्राइप्स होती हैं बॉडी पे, क्यों होती हैं कि वो शिकार करने जाएगा तो ऐसे ग्रासलैंड में जाएगा तो उसी के उसमें वो क्या होगा, घुल मिल जाएगा, तो उसको पता नहीं चलेगा, वैसा सही लगेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो डियर होता है, वो डियर दौड़ने भागने में बहुत तेज होता है ना। डियर बहुत फास्ट भाग सकता है रादर देन, और बहुत ज़्यादा दूर तक भाग सकता है। जबकि जो टाइगर है हैवी बॉडीड है, छलांग बहुत अच्छी लगा सकता है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं दौड़ सकता है। तो ये दोनों ही मतलब प्रे एंड प्रेडेटर का जो इम्पोर्टेंस है वो लिखना था आपको नेक्स्ट में, तो वही इन्होंने दिया है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रे एंड प्रेडेटर रिलेशनशिप इन अ हैबिटेट। तो आज हमारे 2 मार्क्स के सारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 मार्क्स के बताऊंगी, और 3 मार्क्स के जब मैं आपको बताऊंगी ना, तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके आसपास के जितने भी टॉपिक्स होंगे ना, उनको हम क्लियर करेंगे, क्योंकि जो 2 मार्क्स के होते हैं वो बहुत एप्ट लिखने होते हैं आपको, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक आते जाएंगे मैं साथ के साथ आपको उनको क्लियर करती जाऊंगी।